जिस जगह इस प्रोडक्ट की शुरुआत हुई वहां लगभग हर तीसरा चौथा घर यही प्रोडक्ट बनाता था। फोन पापड़ी देखते साथ ऐसा लगता है देने वाले को गोली मार दो। अब सही काम करो चाहे गलत काम करो, मतलब चाय पियो या डैश डैश पियो, इस दूल्हे को आईपीओ की घोड़ी चढ़ने में अभी थोड़ा वक्त है। उज्जवल पाटनी, अरे तुम क्या कर रहे हो यार, ये सोचो। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो लगभग भारत के हर घर में मिलता है, जो हर पान ठेले में मिलता है, जो हर गुमटी में मिलता है, जो हर छोटे रेस्टोरेंट में मिलता है, जो हर रेलवे स्टेशन, हर बस स्टैंड पे मिलता है, और जिसकी शुरुआत 1937 में राजस्थान के एक छोटे से शहर की छोटी सी दुकान से हुई थी। आज हम कंपटीशन की बात करते हैं। मजे की बात यह, जिस जगह इस प्रोडक्ट की शुरुआत हुई वहां लगभग हर तीसरा चौथा घर यही प्रोडक्ट बनाता था, लेकिन वो अकेला प्रोडक्ट वहां से निकल के आज 100 देशों में फैल चुका है। और दुनिया की कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें स्टेक लेने के लिए लाइन में लगी थी, नामों की लिस्ट सुन के आप चौंक जाएंगे। पेप्सिको, जनरल एटलांटिक, बेन कैपिटल, कैपिटल इंटरनेशनल, टीए एसोसिएट्स, वारबर्ग पिंकस, एवरस्टोन, और ये सब छोड़िए, कहते हैं टाटा भी इसमें स्टेक लेने को इंटरेस्टेड थे, लेकिन कोई भी इस कंपनी को खरीद नहीं पाता था। कारण क्या था? इसका फैमिली स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन फाइनली वो फैमिली स्ट्रक्चर डीकॉम्प्लिकेट हो गया, क्लैरिटी उसमें आ गई, और टेमासेक ने इसमें 10% की हिस्सेदारी लेने के लिए कदम आगे बढ़ाया। और वैल्यूएशन, एक छोटी सी दुकान से शुरू हुई, एक गांव से शुरू हुई कंपनी का वैल्यूएशन बिजनेस स्टैंडर्ड की माने तो 90,000 करोड़ रुपया है। और ये कंपनी दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के रडार पर तब आई जब 2017 में इस कंपनी ने 4,000 करोड़ का टर्नओवर ठोका और डोमिनोज, मैकडी जैसे ग्लोबल ब्रांड्स को पानी पिला दिया। और आज इंडिया के एथनिक स्नैक्स मार्केट में इस कंपनी का मार्केट शेयर 38.5% है। चलिए टर्नओवर भी बता देता हूं। 2023 में इस कंपनी ने लगभग 9,200 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया। साथियों, मैं बात कर रहा हूं हल्दीराम की, जिस ब्रांड को बच्चा, बूढ़ा और जवान हर कोई जानता है। लेकिन आज मैं आपको आम कहानियां नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको एक बिजनेस कोच के नाते गहरे लेकर जाऊंगा कि क्यों हल्दीराम ज्यादा प्रॉफिट नहीं होते हुए भी रेस्टोरेंट चला रहा है। हल्दीराम आखिर पैसा कहां कहां से कमाता है, हल्दीराम ने एक नई कैटेगरी का निर्माण कैसे किया, और भाई हल्दीराम का इन्वेस्टमेंट अचानक अभी जब मैं ये केस स्टडी रिकॉर्ड कर रहा हूं तो संकट में कैसे आ गया। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हल्दीराम में घुसने के लिए कंपनियां बेताब तो थी, लेकिन घुस क्यों नहीं पाती थी। हल्दीराम एक फैमिली ओन्ड बिजनेस एंटिटी है, और 90,000 करोड़ का वैल्यूएशन आने के बाद भी आज भी इसका मैक्सिमम आधिपत्य, मैक्सिमम शेयर्स एक फैमिली के पास है। अभी तक ये पब्लिक नहीं हुई है, और लोगों को लग रहा है कि जैसे ही ये पब्लिक होगी पता नहीं क्या वैल्यू अनलॉक होगी। लेकिन दिक्कत कहां पे थी? ये 4 अलग अलग बिजनेस एंटिटी के रूप में ऑपरेट कर रही थी। दिल्ली हल्दीराम अलग था, नागपुर हल्दीराम अलग था, कोलकाता हल्दीराम अलग था, और बीकानेर हल्दीराम अलग था। ये सब के सब फैमिली मेंबर्स थे, सब में आपस में खटर पटर चल रही थी। अब जब पीढ़ियों तक व्यापार चलता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रगड़ाई होती है, और उस वजह से जब कोई बाहर वाला एंटर करने की सोचता था उसको लगता था फैमिली स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लोगों के विजन में अलाइनमेंट नहीं है, लोगों की स्पीड में अलाइनमेंट नहीं है। तो यहाँ पर 2 हल्दीराम के ग्रुप्स ने सोचा यदि वैल्यू अनलॉक करना है तो पब्लिक में जाना पड़ेगा, यदि वैल्यू का प्राइमरी फिक्सेशन करना है तो किसी न किसी वीसी को, किसी न किसी इन्वेस्टर को बोर्ड पर लेके आना पड़ेगा, और कम से कम 10% का स्टेक उसको देना पड़ेगा ताकि उसको नेसेसरी पावर्स मिल सके इंडियन रेगुलेशंस के हिसाब से। अब 10% लेने के लिए जब कोई कंपनी इतना बड़ा पैसा डालेगी तो यार कोई तो क्लैरिटी मांगेगी। तो फाइनली नागपुर हल्दीराम और दिल्ली हल्दीराम ने डीमर्ज होने का निर्णय लिया,
और एक नई एंटिटी का निर्माण करते हुए अपने स्नैक्स के बिजनेस को उसमें उठाकर शिफ्ट कर दिया। जैसे ही ये क्लैरिटी आई, सिंगापुर के टेमासेक तुरंत इंटरेस्टेड हुई और उसने एक सर्टेन वैल्यू पर इनकी इक्विटी खरीदने का कमिटमेंट कर दिया। और इसमें सबसे बड़ी देखने वाली बात क्या है, कोलकाता आज भी अपनी जगह एकला चलो की नीति पर चल रहा है और कोलकाता को भी इधर उधर से वेंचर फंडिंग मिल रही है और थोड़े दिन बाद ये निश्चित है कि वो यूनिट भी बड़े पैमाने पर लिस्ट होगी। और यहां पे सबसे चौंकाने वाली बात क्या है, हल्दीराम का बिगेस्ट कॉम्पिटिटर है बीकाजी, जो हल्दीराम फैमिली की ही उपज है। उसमें से एक व्यक्ति ने अपने टाइटल से हल्दीराम हटाया, बीकाजी जोड़ा और बीकानेर के रूट्स को लेते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ गए और अपनी स्वतंत्र बड़ी आइडेंटिटी खड़ी कर ली। तो ये कारण था कि इतने साल से इतना एट्रैक्टिव प्रपोजिशन होते हुए भी बाहर की कंपनियां इसमें पैसा नहीं लगा पा रही थी। तो इसमें हमारे आपके लिए सीखने लायक लेसन क्या है, चाहे आपका स्मॉल बिजनेस हो, मीडियम बिजनेस हो, जैसा भी बिजनेस हो, आपके ओनरशिप स्ट्रक्चर में क्लैरिटी होनी चाहिए। ओनरशिप स्ट्रक्चर इतना ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, इतना टाइट होना चाहिए और इतना फुल प्रूफ होनी चाहिए कि कल के दिन मनभेद हो जाए, चाहे मतभेद हो जाए, कंपनी ना टूटे, कंपनी ना बिखरे। कल के दिन यदि कुछ लोगों को अलग होकर अपना नया वेंचर भी स्टार्ट करना है तो उसके सारे रूल, सारे रेगुलेशंस आपके व्यापार में आज क्लियर होना चाहिए। कल को हो सकता है अगली पीढ़ी के लोगों की ना पटे तो बिजनेस का बंटवारा कैसे होगा, क्या प्रपोजिशन पे होगा, इक्विटी पे होगा कि इक्वलिटी पे होगा, ये सारी क्लैरिटी आज की डेट में आप अपने व्यापार में जरूर से जरूर करें ताकि आपको हल्दीराम के जितना इंतजार न करना पड़े किसी वीसी के आने का। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई हल्दीराम ऐसा क्या करता है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी उसमें स्टेक लेने के लिए लाइन में लगी है। तो सबसे कॉमन प्रोडक्ट जो आप जानते हैं उसको सबसे पहले ले लेते हैं। हाँ, हल्दीराम भुजिया बनाता है और आप आश्चर्य करेंगे आज भी हल्दीराम स्नैक्स का 75% रेवेन्यू महज भुजिया से आता है। तो हमने आपने भुजिया खा खा के हल्दीराम को 90,000 करोड़ की कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन हल्दीराम का महज ये व्यापार नहीं, हल्दीराम 500 प्रकार के स्नैक्स बनाता है जिसमें मिठाई शामिल है, जिसमें नमकीन शामिल है, जिसमें ड्रिंक्स बेवरेजेस शामिल है। तो 500 प्रकार के नमकीन इंडिया के कोने कोने में नहीं, दुनिया के 100 देशों तक वो भेजता है और उससे उसका बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है। हल्दीराम का दूसरा रेवेन्यू जनरेशन सोर्स है QSR, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। कुछ लोग कहते हैं यार ये क्विक सर्विस रेस्टोरेंट कोई फायदे की चीज नहीं है, हल्दीराम को मजे से अपने स्नैक्स में रहना चाहिए, वहीं पर नए नए SKUs बिल्ड करने चाहिए। रुक जाओ, मैं भी बताऊंगा क्यों हल्दीराम तमाम दिक्कतों के बाद भी QSR चलाता है और कैसे उसको वहां से मोटा फायदा होता है। हल्दीराम का तीसरा रेवेन्यू सोर्स है रेडी टू ईट प्रोडक्ट। कप शप, 1 मिनट खाना, कुकी हेवन, ऐसे कई सब ब्रांड्स हल्दीराम ने बिल्ड किए। इसमें बड़ी तादाद में फ्रोजन फूड शामिल है और इन फ्रोजन फूड्स की वजह से हल्दीराम को इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपैंड करने में बहुत बड़ी सहूलियत है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हल्दीराम का ड्राइवर प्रोडक्ट यूं तो भुजिया है, लेकिन धीरे धीरे हल्दीराम अपने SKUs को बढ़ाता चला जा रहा है ताकि सिंगल प्रोडक्ट पर डिपेंडेंसी कम हो सके। मैं आपको हल्दीराम की अब जबरदस्त ताबड़तोड़ स्ट्रेटजीज बताने जा रहा हूं, लेकिन उसके पहले आपसे पूछता हूं, क्या आप अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप अपना सेल्स बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि मैं उन सारे बिजनेसेस को बेकार मानता हूं जहां पर टेक्नोलॉजी एक नंबर है, इंफ्रा एक नंबर है, टीम एक नंबर है, सेल्स नहीं है। ये तो वही हुआ कि पूरी शादी का मंडप सजा हुआ है और दूल्हा दुल्हन लापता है। मैं उन बिजनेसेस में भी यकीन नहीं करता जहां पर सेल्स तो बहुत तगड़ा है लेकिन प्रॉफिट नहीं है। मैंने खूब मेहनत करके पहली बार इंडिया में 5R रेवेन्यू जनरेशन प्रोग्राम बनाया जो बहुत जल्दी दिल्ली में होने जा रहा है। स्क्रीन पर डेट, टाइम, वेन्यू सब आ चुका है। प्रोग्राम की फीस मैंने बहुत कम रखी क्योंकि मैं चाहता हूं ये पहला प्रोग्राम सुपर हिट हो, इसकी टिकटें 2 दिन में खत्म हो जाए और सारी दुनिया में इसको अटेंड करने की मारामारी हो,
क्योंकि इसमें कोई ज्ञानबाजी नहीं है, कोई नॉनसेंस नहीं है, सिर्फ एक बात होगी, रेवेन्यू रेवेन्यू और रेवेन्यू। और बहुत लंबा चौड़ा नहीं सिखाएंगे, 5 आर सिखाएंगे, ऐसे आर जिसको शाम को अपने घर पहुंचकर आप लागू कर सकें। और एक और बहुत बड़ा मौका है, यदि रात को आपको मेरे साथ बैठ के गप मारना है, पर्सनल चर्चा करना है, तो इस बार डिनर विथ डॉक्टर उज्जवल पाटनी वाली सीट बुक करना। फिर हम और आप बैठेंगे घंटे 2 घंटे और बात करेंगे सारी दुनिया की। तो चलिए, आपको रेवेन्यू कमाने का मौका तो मैंने दे दिया, हम तो समझ लें हल्दीराम रेवेन्यू कैसे कमा रहा है। हल्दीराम के आज 150 से ज्यादा रेस्टोरेंट हैं। वो सारे रेस्टोरेंट हल्दीराम की ब्रांडिंग के काम आते हैं। जब आप हल्दीराम के अंदर बैठकर खाते हैं तो बहुत सारे ऐसे आइटम्स भी अवेलेबल होते हैं, गरम आइटम्स अवेलेबल होते हैं, गीले आइटम्स अवेलेबल होते हैं, ऐसे आइटम्स अवेलेबल होते हैं जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। तो जब ये लोग वहां पहुंचते हैं, वहां पे चारों तरफ क्या नजर आता है? हल्दीराम की ब्रांडिंग नजर आती है। तो दिमाग के अंदर हल्दीराम 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 चला जाता है। अब एक और बहुत बड़ी चीज को समझना, अब वहां पर आप घंटे 2 घंटे बैठे हैं तो अक्सर निकलते निकलते लोग वहां से स्नैक्स भी खरीदते हैं, लोग वहां से मिठाइयाँ भी खरीदते हैं और लोग वहां से पैकेज्ड गिफ्ट्स भी खरीदते हैं। और जब ये खरीदते हैं तो विजिबिलिटी की विजिबिलिटी, सेल्स की सेल्स, प्रॉफिट भले थोड़ा कम हो, लेकिन सबसे प्रीमियम लोकेशंस पर हल्दीराम एक परमानेंट होर्डिंग की तरह बैठा रहता है। इनफैक्ट वो एड्रेस बन जाता है, लोग बोलते हैं हल्दीराम के पास, हल्दीराम के पीछे, हल्दीराम के ऊपर। तो हल्दीराम इस तरीके से आइकॉनिक जगह पर बैठता है कि वो उसकी ब्रांड बिल्डिंग का बहुत बड़ा टूल बन जाता है। आप याद करिए, पहले के जमाने में हम कुछ भी मिठाई वगैरह लेने जाते थे तो पुट्ठे के डब्बे में मिलती थी और अक्सर उसके ऊपर उस दुकानदार के नाम का एक लेबल चिपका होता था। नमकीन खरीदने जाते तो जिप पॉलीथीन्स में मिलती थी, ऐसे सील कर देते थे, वजन करते थे तराजू में और हमको दे देते थे। वो कोई गिफ्ट देने लायक नहीं होता था, तो वो नमकीन की दुकान या मिठाई वाले की दुकान बन के रह जाते थे। हल्दीराम ने पैकेजिंग इनोवेशंस किए और ये इनोवेशन बहुत तरीके से किए। जैसे फॉर एग्जांपल, इन्होंने काजू कतली को देने के लिए बिल्कुल काजू कतले की शेप का डब्बा बनाया जो कि बड़ा प्रीमियम लुक का था। उसके अंदर कतली बहुत सुंदर से जमी होती थी। तो काजू कतली का डब्बा अपने आप में एक प्रीमियम गिफ्टिंग आइटम, नो ब्रेनर गिफ्टिंग आइटम बन गया कि उठाओ और किसी को भी दे दो। काजू कतली एक प्रीमियम मिठाई मानी जाती है, हल्दीराम है तो टेस्ट की गारंटी है और बॉक्स को कुछ नहीं सोचना है क्योंकि बड़ा सुंदर बॉक्स है। सोन पापड़ी इतना पॉपुलर हो गया, इतना पॉपुलर हो गया कि सोन पापड़ी देखते साथ ऐसा लगता है देने वाले को गोली मार दो। बल्कि कई लोग ऐसी मीम बनाते हैं, ऐसी रील बनाते हैं जिसमें सोन पापड़ी के डब्बे के नीचे एक निशान लगा देते हैं और मोहल्ले में किसी एक आदमी को गिफ्ट देते हैं और खाली देखते हैं वो डब्बा कहां तक जाता है। पता चलता है त्योहार के समय में वो एक सिंगल सोन पापड़ी का डब्बा 15-20 घरों में घूम गया। लेकिन सोन पापड़ी ने भी खूब तहलका मचाया। क्या फायदा दिवाली पे इतना तैयार होके ऑफिस जाने का, मिलनी तो सोन पापड़ी ही है। आप और समझिए, सबसे सस्ता इजीली उठाने वाला पैकेट कितने का होता है? 5 रुपए का होता है। तो हल्दीराम ने अपने अधिकांश स्नैक्स को 5 रुपए के पैकेट में उतार दिया और हर पान ठेले पे उसकी लड़ रंगने लग गई। अब सही काम करो चाहे गलत काम करो, मतलब चाय पियो या डैश डैश पियो, सबको साथ में हल्दीराम चाहिए। तो हल्दीराम एक स्मॉलेस्ट ग्रोसरी स्टोर पान ठेले से शुरू करके मॉल के बड़े बड़े शॉप्स तक पहुंच गया अपने पैकेजिंग इनोवेशन की वजह से। और छोटा पैकेट, बड़ा पैकेट, उससे बड़ा पैकेट, इंटरनेशनली जाना है तो अलग किस्म की पैकेजिंग। एक तरीके से हल्दीराम ने अपने पैकेजिंग इनोवेशन की वजह से मार्केट को रूल कर लिया। इसके बाद हल्दीराम एक कदम और आगे बढ़ा। उसने देखा चलो दिवाली और दूसरे इंडियन त्योहार तो मैंने कैप्चर कर लिए, वैलेंटाइन को कैप्चर कर लेते। यहाँ पर ना कैडबरीज की स्टोरी को बड़े ध्यान से समझना। उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर आप कैडबरी की केस स्टडी जरूर देखना, क्योंकि जो चॉकलेट बच्चों की चॉकलेट मानी जाती थी वो चॉकलेट राखी में देने लगे, वो पापा को बर्थडे में देने लगे, वो मम्मी को देने लगे। सिंपल सी चॉकलेट चलो सेलिब्रेशन हो जाए पे आ गई और कैडबरीज का मतलब एक सेलिब्रेशन गिफ्ट हो गया। हल्दीराम ने भी यही किया। हल्दीराम ने बहुत सुंदर टिन के बॉक्सेस, वेलवेट के बॉक्सेस और मल्टीपल अलग मटेरियल्स के बॉक्सेस अलग अलग शेप में, यहां तक कि वैलेंटाइन के हार्ट शेप में भी निकाल दिया। और इस तरीके से हल्दीराम ने पहली बार स्नैक्स में एक नई गिफ्टिंग कैटेगरी को जन्म दिया
और चूंकि दुनिया बहुत हेल्थ कॉन्शियस होती चली जा रही है, बहुत सारे लोग शुगर होने की वजह से चॉकलेट को, मिठाई को, रसगुल्ले को, गुलाब जामुन को नहीं खाना चाहते, और जितने भी मीठे होते हैं उनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। इसलिए अचानक ही नमकीन की गिफ्टिंग ने जोर पकड़ लिया, इंडिविजुअल्स या फैमिलीज में नहीं, कॉरपोरेट्स में भी, और यहां तक कि इंटरनेशनल गिफ्टिंग में भी। तो यहां पर आपसे एक बड़ा सवाल करता हूं, क्या आपके प्रोडक्ट में टारगेट ग्रुप ऐड करने की कोई गुंजाइश है? क्या आपके प्रोडक्ट को नई पैकेजिंग और नए इनोवेशन के जरिए ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सकता है? क्या आपका प्रोडक्ट जो किसी एक तरीके से या किसी एक काम के लिए यूज हो रहा है, क्या उससे कुछ और टास्क हो सकते हैं, मल्टीटास्किंग हो सकती है, उसके यूज केसेस बढ़ सकते हैं? तो आज यहां पर बहुत जरूरी है कि किसी एक प्रोडक्ट पर या किसी एक यूजर ग्रुप पर 100% डिपेंडेंसी रखने की जगह आपको अपने आप में इनोवेशन लाकर अपने टारगेट ग्रुप को और यूज केसेस को बढ़ाना चाहिए। आज जब मैं इस केस स्टडी को रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज सुबह सुबह मुझे एक न्यूज़ पढ़ने में मिली और उसके बाद ही मैंने निर्णय किया कि यार चलो हल्दीराम पर एक केस स्टडी बनाते हैं। इंडियन मार्केट्स इस वक्त फ्री फॉल हो रहे हैं। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इस साल लगभग 15% नीचे आ चुके हैं, और ऐसे में टेमासेक सोच रहा है भाई जिस वैल्यूएशन पर पहले तय हुआ था उस वैल्यूएशन पे आज घुसना जरा गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अभी यदि लिस्टिंग करने भी गए, यदि अभी आईपीओ निकाले भी, तो वो रेट नहीं मिलेगा, पब्लिक का वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, उतने लेवल पर मल्टी टाइम सब्सक्राइब वो नहीं होगा, और ऐसे में ये निकालने के लिए सही टाइम नहीं है। तो अभी टेमासेक ने टेम्परेरली अपना हाथ रोक लिया है, और शायद वो इस फिराक में है कि भाई या तो रेट रिवाइज हो जाए या मार्केट फिर से गर्म हो जाए और तब हम निकालें। तो हल्दीराम के चाहने वालों को हल्दीराम की शादी में हल्दी लगने में अभी थोड़ा वक्त है, और इस दूल्हे को आईपीओ की घोड़ी चढ़ने में अभी थोड़ा वक्त है। लेकिन यहां हम लोग तो गर्व से गदगद है, भाई इतना सा भुजिया हजारों करोड़ का प्रोडक्ट बन सकता है, तो पापियों तुम क्या कर रहे हो ये सोचो। जब इतना सा भुजिया राजस्थान के बीकानेर के एक छोटे से घर से निकल के 100 देशों तक पहुंच सकता है, तो तुम क्या कर रहे हो ये सोचो। बल्कि यहां पे तो मुझे खुद से भी कहना चाहिए, उज्जवल पाटनी अरे तुम क्या कर रहे हो यार ये सोचो। खाली केस स्टडी बनाते रहोगे कि जिंदगी में कुछ बड़ा काम करेंगे? चलो यार कुछ आप भी करो, कुछ हम भी करें, और एक इंडियनाइज्ड प्रोडक्ट हल्दीराम की सफलता को सबसे पहले तो सेलिब्रेट करें, क्योंकि इस बात का प्रमाण है कि ज्वाइंट फैमिलीज भी बड़े बिजनेसेस खड़ा कर सकती हैं बिना किसी औपचारिक शिक्षा के, बिना किसी फैशन या स्टाइल के। एक देशी एथनिक प्रोडक्ट को ग्लोबल प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, और ऐसा बनाया जा सकता है कि दुनिया की टॉप मोस्ट कंपनी आपको सलाम ठोके, भाई थोड़ा हिस्सा दे दे यार।